हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 7 के इतिहास हमारे अतीत का अध्याय का ये प्रथम अध्याय है और इस अध्याय का नाम 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। आइए आज हम लोग कक्षा 7 के इतिहास के एनसीईआरटी बुक के एमसीक्यू का क्वेश्चन हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था? ऑप्शन इस प्रकार है, सुन्नी, शिया। तीसरा ऑप्शन सुन्नी और शिया दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, तो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला जो मुस्लिम समुदाय था वो सुन्नी था। तो इसका राइट आंसर सुन्नी हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सिक्स्थ लिपि कैसे लिखी जाती है? सिक्स्थ लिपि दाएं से बाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिक्स्थ लिपि लिखी जाती है वो सदैव दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ये बहुत ही सघन रूपों में लिखी जाने वाली एक लिपि है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? सन 1153 में, 1154 में, 1151 में, 1156 में। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र था, इसे सर्वप्रथम 1154 ईस्वी में तैयार किया गया था और इसको तैयार करने वाले एक अरब भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम अल इदरीसी था, और अल इदरीसी मोरक्को के रहने वाले थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1154। अल इदरीसी के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र बनाया गया था। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? मिट्टी का सामान बनाने के लिए, सूत की कताई के लिए, बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, सिंचाई के लिए। तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिंचाई हो जाएगा। रहट एक सिंचाई की पद्धति थी जिसमें एक जोड़ी बैलों के माध्यम से एक श्रृंखलाबद्ध चेन में पानी का पात्र हुआ करता था, और वो उसी पानी से जो है कि कुएं से, उस पात्र से कुएं से जो है कि पानी निकाला जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। हाँ, यदि आप चाहें तो हम उसका एक पिक्चर दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं पिक्चर, उसके पिक्चर को। 1 मिनट। तो ये रहा जो है कि रहट का एक पिक्चर। देखिए, इसमें इन्हीं बैलों के माध्यम से, ये देखिए, यह एक बाल्टी है जो एक श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में है, और यह कुएं में जाता था और कुएं से पानी लेकर के आता था, और यहाँ पर ये पानी, इसको इस पात्र में पानी गिरता था और ये जो है कि खेतों में चला जाता था। तो यही जो है कि एक सिंचाई का माध्यम था मध्यकाल में। हालांकि यह 50 वर्ष 40 वर्ष पहले भारत में इस सिंचाई पद्धति की प्रचलन मौजूद थी, लेकिन अब आधुनिक समय में तो नलकूप हो गए हैं। जैसे उत्तर भारत में सर्वाधिक मात्रा में नलकूप से सिंचाई होती है और दक्षिण भारत में यह तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पर। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। सोमनाथ मंदिर को कौन लूटा था? महमूद गजनवी ने, सिकंदर ने, इब्राहिम लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में लूटा था। और ये जो सोमनाथ का मंदिर है, ये कहाँ था? यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित सौराष्ट्र में स्थित था, और इस सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा लूट लिया गया था। और ये महमूद गजनवी रहने वाला कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का, और ये यामनी वंश का शासक था। लेकिन क्या पता है कि जब
इस सोमनाथ मंदिर को लूटा गया तो फिर पुनः इसका निर्माण किया गया, और यह निर्माण मालवा के परमार राजा भोज के द्वारा और अनिरवाड़ा के सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा 1026 ईस्वी से लेकर के 1042 ईस्वी के बीच करवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये राज तरंगिणी एक संस्कृत का पद्य है। यह कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? 1191 में, 1192 में, 1191 या 1193 में। तीसरा ऑप्शन 1192 से 1194, चौथा ऑप्शन 1195 से 1999। तो ये जो 1999 तो इसको पहले से आप हटा दीजिए, ऑप्शन गलत हो गया। अब 1191 और 1192, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191 से 1192 में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया था। और यह जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, यह पंजाब में सरहिंद भटिंडा में लड़ा गया था। अब उसी सरहिंद भटिंडा को ही जो है कि तराइन, सरहिंद भटिंडा को ही पहले तराइन के नाम से जाना जाता था। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या परांतक प्रथम? तो ये जो तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था, यह राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये जो तंजावुर है, यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव का एक मंदिर है। तो तंजावुर मंदिर जो है भगवान शिव का एक मंदिर है, और यह द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण भी है। इसे प्रमुख चोल शासक राजराज प्रथम ने बनाया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। कौन सी मंदिर? तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर, जो भगवान शिव के लिए बना गया है। आगे देखते हैं 5वें नंबर के। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों के, चोलों के, केरल के चेर शासकों के या बेंगी के चालुक्यों के? तो जो दक्कन के राष्ट्रकूट थे, यह कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह कर्नाटक। आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। हिरण्यगर्भ मतलब कि सोने का गर्भ। तो ये दोनों ही कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 7वां देखते हैं। करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्न कथनों पर विचार करें। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा, कदमई एक भू राजस्व था। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। तो इसमें देखिए, जो जब आप कक्षा 6 के एनसीईआरटी का एमसीक्यू देखेंगे तो इसी चैनल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो उसमें कक्षा 6 में भी इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक नंबर। वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। जी नहीं, तो ये नगद में संग्रहित नहीं किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था, ये बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा। आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे अधिक उल्लिखित जो कर है वह वेट्टी है,
जो नकद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के लिए रूप में लिया जाता था, है ना। तो जो वेट्टी कर था वह जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाने वाला एक कर हुआ करता था, और जबकि कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। जी हाँ, तो प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, और कन्नौज पर नियंत्रण त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण भी रहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। उत्तर मेरू शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण है। दूसरा, पांड्य काल के दौरान अपनाई गई नई सिंचाई प्रणाली। तीसरा, पल्लव शासक द्वारा अपनाई गई मंदिर वास्तुकला के बारे में विस्तृत जानकारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अच्छा अध्याय 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 9वां का पहला ही हो जाएगा। चोल काल में जिस तरीके से सभा का आयोजन किया जाता था, इसमें उसका विस्तृत विवरण है। आइए अध्याय नंबर 4 पर चलते हैं, अध्याय 3 पर। अध्याय 3 क्या है? दिल्ली के सुल्तान। तो रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर कब बैठी, है ना? 1296 में, 1236 में, 1240 में या 1256 में? तो जो रजिया सुल्तान थी वह दिल्ली के गद्दी पर 1236 में बैठी, और यह प्रथम महिला भी थी जो दिल्ली के प्रथम महिला थी जो दिल्ली के गद्दी पर यह बैठी थी 1236 ईस्वी में, है ना। तो जो रजिया सुल्तान थी यह शम्स उद दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला भी थी, और वह मामलुक, गुलाम या दास राजवंश से संबंधित थी। और 10 नवंबर 1236 से लेकर के 14 अक्टूबर 1240 तक यह दिल्ली पर शासन की, यानी कि मोटे तौर पर इसने कुल 5 वर्षों तक जो है कि दिल्ली के गद्दी पर अपना शासन किया। आगे बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो जो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला सुल्तान था वो जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक ही था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश ही था। आगे, हौज खास शाही टंकी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या उदयपुर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हौज खास या शाही टंकी है, दिल्ली में ही स्थित है। हौज खास जो है कि एक खास जल भंडार के लिए रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। इब्ने बतूता किस देश से भारत में आया था? ईरान से, इराक से, अफ़गानिस्तान से या मोरक्को से? तो जो इब्ने बतूता था वह मोरक्को का निवासी था, और यह एक अरब इतिहासकार, भूगोलवेत्ता और साथ ही साथ एक यात्री भी था। तो इब्ने बतूता मोरक्को से आया हुआ था, और यह सन 1333 में जो कि एशिया या कह सकते हैं कि सिंध पहुंचा था। और इब्ने बतूता कब आया था? तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत में आया था। और इब्ने बतूता के बारे में जान लेते हैं कि इब्ने बतूता ने ही रिहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, और रिहला में इसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है, और साथ ही साथ एशिया में मुसलमानों की संस्कृति और उनके रहन सहन का उल्लेख किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है, यह दिल्ली सुल्तान द्वारा निर्मित पहली सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो जी नहीं, इस
मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, 1 मिनट, हाँ ऑप्शन इसका पहले देख लेते हैं क्या है कि नीचे दिए कोड में से सही विकल्प को चुनें, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक ही होगा। इसके मस्जिद के मीनार को यहाँ पे दिखे, मस्जिद के मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अध्याय 4 पर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के बारे में। आइए, अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? तो अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण यह फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। आइए जानते हैं इबादत खाना के बारे में, है ना। तो ये जो इबादत खाना है यह एक प्रकार का पूजा घर है। जैसे हिंदू धर्मों में मंदिर होता है ना, मंदिरों में पूजा की जाती है, तो उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी ये इबादत खाना एक पूजा घर हुआ करता था, जिसे 1575 ईस्वी में मुग़ल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। और यहाँ विभिन्न धार्मिक पंथों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा किया जाता था, या वो स्वयं खुद से भी इकट्ठा होते थे, और सभी धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर यहाँ चर्चा होती थी। यानी कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम सभी धर्म के नेता लोग आते थे। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। खुर्रम किसका पुत्र था? तो जो खुर्रम था जहांगीर का पुत्र था, शाहजहां का, दारा शिकोह का, औरंगजेब का। तो जो खुर्रम था यह जहांगीर का पुत्र था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। तो जो 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहां थे उन्हीं को खुर्रम के नाम से जानते थे, है ना, खुर्रम खान। आगे चलते हैं, किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? हुमायूं को, जहांगीर को, अकबर को या औरंगजेब को? तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे, है ना, जिंदा पीर कहते थे। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखता था और टोपी सिलता था, इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था, है ना। औरंगजेब खुद अपने स्वयं जेब खर्च के लिए कुरान की आयतें लिखता था, है ना, आयत होता है, और टोपी भी सिलता था, इन्हीं कारण ही उसे जिंदा पीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति ने मुग़ल शासकों को 17 बार हराया था? अहोम ने, भील ने, गोंड ने या बंजारा ने? तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जनजाति ने मुग़ल शासकों को 17 बार हराया था? तो जो अहोम जनजाति थी इसी ने मुग़ल शासकों को कुल 17 बार हराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अहोम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे 5वां क्वेश्चन देखिए यहाँ से है, यहाँ पर ये रहा 6ठा क्वेश्चन, नहीं 5वां क्वेश्चन यहीं पर है। बाबर ने भारत में मुग़ल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ये यहाँ पे रहा, 1527 में, 1529 में, 1528 में या 1526 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1526 हो जाएगा। 1526 में। आगे बढ़ते हैं, 6ठे नंबर पर चलते हैं। मुग़ल सम्राट बाबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। वह 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल हुआ था। 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। अब इन दोनों कथनों में यह देखना है कि पहला कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, या दोनों कथन सही है, इनमें से कोई कथन नहीं सही है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी, कि मुग़ल सम्राट 1494 में फरगना का सिंहासन पाने में सफल भी हुआ और 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 ईस्वी में ही इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना गया।
और उसी में लोदी की हार हुई थी। तो दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं 7वें नंबर पर। मुग़लों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? खालिसा, इनाम, वक्फ या इक्ता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह इक्ता होता है ना। मुग़लों की जागीर जो दिल्ली सुल्तानों में से यह इक्ता के बराबर थी। आइए क्वेश्चन नंबर अध्याय 4 पर चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य। अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण किस शहर में कराया गया था? अच्छा, ये तो हो गया है, 4 हो गया। अध्याय 5 पर चलते हैं। अध्याय 5 शासक और इमारतें। कुतुब मीनार की पहली मंजिलें किसने बनवाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अकबर ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो जो कुतुब मीनार की पहली मंजिल थी उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे चलते हैं। किस राजा ने कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा धंगदेव चंदेल ने, अशोक ने, राजा राजेश्वर ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजा धंगदेव चंदेल ने ही कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया था। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण यह 999 ईस्वी में राजा धंगदेव ने किया था। और इस मंदिर को जो है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। और ये मंदिर है कहाँ? तो कंदरिया महादेव का मंदिर ये मध्य भारत में, या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक ने करवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका शाहजहां। और जामा मस्जिद यह 1644 और 1656 के बीच मुग़ल बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था। और इस जामा मस्जिद को मस्जिद-ए-जहांनुमा या दुनिया की मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुग़ल वास्तुकला संबंधित पितरा दुरा क्या है? पितरा दुरा क्या है? मस्जिद निर्माण की तकनीक है, संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है, मकबरा निर्माण की तकनीक है, किले की ऊंचाई को बढ़ाने वाली तकनीक है। तो इन चारों जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की एक तकनीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। हौज ए सुल्तानी किसके द्वारा बनवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हौज ए सुल्तानी यह बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। राइट ऑप्शन इल्तुतमिश हो जाएगा। आगे 6ठे नंबर पर चलते हैं। चर्च वाली गोथिक शैली की पहली बार निर्माण किया गया था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चर्च वाली गोथिक शैली का पहली बार जो निर्माण किया गया था यह फ्रांस में किया गया था। अब किसके द्वारा किया गया था? तो आइए जानते हैं कि 12वीं शताब्दी से ही फ्रांस में चर्चों के निर्माण के प्रयास की शुरुआत हो गई थी, जो पहले की इमारतों की तुलना में लंबे और हल्के हुआ करते थे। है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर नहीं बल्कि अध्याय 6 पर चलते हैं। अध्याय 6, 1 मिनट। अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पकार। ये पूरा अध्यायवार इसमें जो कि MCQ हल किया जा रहा है। और यह बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो SST और जूनियर है उसके लिए बहुत ही यह महत्वपूर्ण MCQ होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटी में स्थित है ना? कृष्णा, तुंगभद्रा, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम्पी नगर है यह कृष्णा और तुंगभद्रा है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। तो ऐतिहासिक शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी रही हम्पी कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी घाटी में स्थित रही है। और ये जो हम्पी है इसे तो शायद किसी भारतीय नोट पर भी इसका जो है कि अंकन किया गया है।
आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वह तो अजमेर में ही स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बीदर के शिल्पकार किस जड़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध थे? चांदी, तांबा, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो बीदर के शिल्पकार थे यह चांदी और तांबा दोनों की जड़ाई के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? दिल्ली को, सूरत को, राजस्थान को या उड़ीसा को? तो जो मक्का का प्रस्थान द्वार था वह सूरत था, तो इसका राइट आंसर सूरत हो जाएगा, है ना। और ये मक्का क्या है? तो मक्का सऊदी अरब में इस्लामी एक नगर है जहाँ पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम विशाल मस्जिद स्थित भी है। आइए प्रश्न संख्या 5 पर रखते हैं कि हम्पी के वास्तु वैभव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। तो इसमें अब यही देखना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से देखिए, हम्पी कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये भी सही है। इसके पहले इसका आंसर दिया गया। इसके निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये इस आधार पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हम्पी के दीवारों के निर्माण में किसी चूना पत्थर या किसी जोड़ने वाले मसाले का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि जानते हैं इसमें जिस तकनीक का अनुसरण किया गया था उसमें एक दूसरे के खांचे में मिलाकर जोड़ा गया था। अभी भी देखेंगे जो नए नए अभी ब्रिज बनते हैं तो ब्रिज के नीचे जो दीवार या जो वाल जोड़ा जाता है तो एक खांचे के रूप में उसको जोड़ करके रस्सी से टाइट करके बांधा जाता है। उसी तकनीकी के आधार पर ये हम्पी को बनाया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 7 पर चलते हैं। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह से बसे हुए समुदाय। गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था कि मुख्यमंत्री बनाया था कि सेनापति बनाया था कि या राजस्व मंत्री बनाया था? तो जो गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने इनमें से इनमें से ये मनसबदार बनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनसबदार हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? नागा, अहोम, मुंडा या बलोच? तो इसके पहले अभी इसका जो है कि बलोच, मुंडा, अहोम, नागा, इन चारों में से जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बलोच। उत्तर पश्चिम में रहने वाले सबसे शक्तिशाली जनजाति बलोच ही थी। तो जो बलोच थे ये बलूच दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रांत में बसने वाली एक जनजाति है। मुस्लिमों में इसको उच्च दर्जे की जाति माना गया, यानी कि यह एक मुस्लिम जनजाति थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? तो चेर लोगों पर हमला कब हुआ था? 1590 में या 91 में या 1560 में या 1592 में? तो ये 1591 में हमला किया गया था, तो राइट ऑप्शन 1591 हो जाएगा। तो राजा मान सिंह जिन्होंने 1591 में चेरी जनजाति पर हमला किया था, है ना, चेरी जनजाति, चेरी नहीं चेरो जनजाति। और ये ये चेरो जो जनजाति यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चेरो, ये चेरो जनजाति कहाँ पे? ये झारखंड की है, झारखंड की है। आगे बढ़ते हैं। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? पाइक, भूइया, कोज, हाजो या बुरंजी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये पाइक हो जाएगा। तो अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर निर्भर भी था। और ये पाइक है क्या? तो राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। जैसे मजदूर हो गए तो उस समय इन्हें पाइक
के नाम से जानते थे। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर, मध्यकाल के दौरान गक्खर जनजातियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। गक्खर जनजातियों का प्रमुख कमाल खान गक्खर था। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा उसे मनसबदार बनाया था। जी नहीं, जहांगीर द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या नए अध्याय 8 पर चलते हैं। ईश्वर से अनुराग। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण कब किया? 1609 में, 1606 में, 1689 में या 1699 में? तो गुरु गोविंद ने खालसा संस्था का निर्माण सन 1699 ईस्वी में किया था। 1699 ईस्वी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे ये 10 गुरुओं में से अंतिम गुरु थे और इन्होंने सिख धर्म में कई बदलाव किए थे, है ना। और 1699 में खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने ही रखी थी। आइए आगे चलते हैं। नयनार संप्रदाय के लोग किनकी भक्ति करते हैं? शिव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा? तो जो नयनार संप्रदाय के लोग थे ये शिव की भक्ति करते थे। नयनार क्या था? तो नयनार 63 संतों का एक समूह था जो 6वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। 1606 में किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया गया था? गुरु तेग बहादुर को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु नानक देव को या गुरु गोविंद सिंह को? तो 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया था। कब दिया गया था? राइट ऑप्शन गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। कब दिया गया था? 16 जून 1606 ईस्वी में दिया गया था। और किसके समय काल में दिया गया था? तो ये उस समय सम्राट जहांगीर हुआ करता था और उसी ने जो है कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सज़ा दी थी। आगे बढ़ते हैं कि संग्राम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? गोंड राजा अमन दास ने, रमन दास ने, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोंड राजा अमन दास। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? लैटिन में, फ्रेंच में, जर्मन में या स्पेनिश में? तो जो मार्टिन लूथर थे वे बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। कब किया था? तो मार्टिन लूथर ने 1534 में विटनबर्ग में प्रकाशित होने वाले पहले संस्करण के साथ पूरी बाइबिल को ही इसने जर्मन भाषा में अनुवादित किया था। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? मैथिली में, ब्रज भाषा में, संस्कृत में या अवधी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अवधी हो जाएगा। 7वां, अलवार तथा नयनतार संतों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है 63 नयनार और 12 अलवार संत थे। दिव्य प्रभु धाम में नयनार के गीत संकलित किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह जो पहला है यह सही है। 63 नयनार और 12 अलवार संत थे, लेकिन दिव्य प्रभु धाम में नयनार के गीत संकलित किए गए थे नहीं किए गए थे, ये नहीं हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7वां का पहला हो जाएगा। 8वें नंबर पर चलते हैं। सूफीवाद के ऋषि सिलसिले के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला। दूसरा, यह सिलसिला शेख नरुद्दीन वाली द्वारा स्थापित किया गया था। अब इन दोनों में कौन सा है? 1, 2 दोनों सही है या केवल 2 सही है या केवल 1 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में फला फूला, ये वाला ऑप्शन सही है। सिलसिला शेख नूरुद्दीन वाली द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अध्याय 9 पर, और ये अंतिम अध्याय है कक्षा 7 के NCERT किताब इतिहास के।
हमारे अतीत का यह 9वां अध्याय लास्ट अध्याय है। इसके बाद कक्षा 8 का हम NCERT का MCQ आपको देंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और नोटिफिकेशन भी अपना ऑन किए रहिए। आइए अध्याय 9 पर चलते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। दोचाला और चौचाला स्थापत्य शैली का संबंध किस क्षेत्र से है? बिहार से, दिल्ली से, राजस्थान से या बंगाल से? तो इसका जो दोचाला और चौचाला था, इसका संबंध प्रमुख रूप से बंगाल से था। दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला जो है, यह शैली बंगाल भाषा या बंगाल क्षेत्र से संबंधित है ना। और ये जो चौचाला या दोचाला है, यह एक आकृति होती है। तो बंगाल में मंदिरों की आकृति दोचाला या चौचाला होती थी, यानी जिसे छप्परदार भी कह सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। मणि प्रवालम क्या है? नृत्य शैली है, निर्माण कार्य शैली, चित्रकला शैली या लेखन शैली है? तो जो मणि प्रवालम है, यह एक लेखन शैली है ना। यह एक लेखन शैली है। इस शैली में कई पुस्तकें भी लिखी गई थी, जैसे लीला तिलकम, जिसमें व्याकरण और काव्यशास्त्र भी हैं। और ये जो लीला तिलकम है, इस पुस्तक की रचना 14वीं शताब्दी के दौरान हुई थी। और ये जो मणि प्रावलम है, यह केरल में प्रचलित थी। इसमें संस्कृत और मलयालम दोनों भाषाओं का समायोजन हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? व्यापारी, शिल्पकार, कहानी, काव्य, गीत गाने वाले लोग या योद्धा? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कहानी, काव्य, गीत गाने वाले लोगों को राजस्थान में चारण भाट के नाम से जानते हैं। चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? तो चित्रकला की बहुशैली शैली का जो विकास हुआ था, वह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृत है? बिहार, बंगाल, तमिलनाडु या असम? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यह बंगाल। 14वीं शताब्दी ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, लीला तिलकम के बारे में भी हम बताए थे, देखते हैं। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल और केवल पहला ही होगा। यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, लेकिन इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में नहीं की गई है, बल्कि इसके साथ साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। आइए अध्याय 10 पर चलते हैं। अच्छा हाँ, ये 10वां अध्याय अंतिम अध्याय है कक्षा 7 के हमारे अतीत। आइए 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? गुजरात की, बंगाल की, उड़ीसा की या पंजाब की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात का हो जाएगा। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली हुई थी। बंदा बहादुर को कब मार दिया गया? 1708 में, 1699, 1716 में या 1705 में? तो बंदा बहादुर को 1716 में मार दिया गया। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण 1750 में किया कि 1739 में या 1716 में या 1705 में? तो नादिर शाह ने दिल्ली में आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? दीघ में, दिल्ली में, भरतपुर में या आगरा में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीघ में करवाया था। दीघ। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधिया क्या है? नीचे देखिए कोड में सही विकल्प चुनना है ना, तो इनका सही विकल्प चुनिए। सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर। देखिए
ये जो सवाल है आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग, ये सवाल सेम यही सवाल पूछा गया था अभी पेट एग्ज़ाम में, जो अभी पेट एग्ज़ाम हुआ है 2023 में जो पेट हुआ है, इसमें यह पूछा हुआ था कि सिंधिया ग्वालियर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो सिंधिया ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोंसले नागपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अच्छा, अध्याय 10 जो कि ये कक्षा 7 के एनसीईआरटी के इतिहास का अंतिम अध्याय था। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी कक्षा 8 के अध्यायों को हल कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और हाँ, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।